साउथ ईस्ट जनूबी मशरकी इंग्लैंड में कैंट के पार एक इलाका है जहां घने जंगलात हैं। यही वो जगह है जहां सबसे पहले 17 जनवरी 1597 में एक गेम खेली गई थी। इस गेम को क्रिकेट कहा जाता है। इस गेम का आगाज बच्चों ने किया था और ये कई नस्लों तक बच्चों के खेल के तौर पर ही जिंदा रही। 17वीं सदी आते आते बड़ों ने इस खेल को अपनाया, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अभी भी जंगलों में खेलने वाले बच्चे ही हैं, या फिर लंदन वाले वो बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान और इंडिया आ गए हैं जो अभी तक बड़े नहीं हुए और गेम को ऐसे खेलते हैं जैसे कोई जंग हो रही हो। हमारी धरती पर यह खेल वो कंपनी लाई जिसने सैकड़ों साल तक हमारी जमीन और हमारे बड़ों को खून में नहलाया, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। और आज हम बेगैरतों की तरह इस कंपनी का खेल बड़ी खुशी से एक दूसरे को गालियां देते हुए खेलते हैं, जो कभी हमें मजहब के नाम पर खिलाती है, कभी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाम पर, तो कभी अपने हथियार बेचने के लिए कश्मीर के नाम पर। आज के दिन भी हम उसी कंपनी का अपनी धरती पर लाया गया क्रिकेट का खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन उस शख्स का जन्मदिन मनाना भूल गए हैं जो हमारा आखिरी बादशाह था और जिसको कंपनी इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंतहाई जिल्लत के साथ रुसवा करके अपनी ही धरती से निकालकर बर्मा फेंक दिया था। बहादुर शाह जफर आज ही के दिन 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में पैदा हुए थे। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बड़ों ने इसी बादशाह के साथ एक कौम बनकर, एक ताकत बनकर अपनी इस धरती के लिए अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी थी और आज बड़े गैरतमंद बनकर एक दूसरे के खिलाफ इंतहाई बचपने के अंदाज में नफरत के साथ खेलते हुए दुनिया भर में हम अपना तमाशा बना रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने ही कहा था, बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला। बागबां मतलब माली, सयाद मतलब शिकारी। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। फसले बहार मतलब जब 1857 की जंगे आज़ादी के दौरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कैद किया था, तो वो उसी जंग की क़यादत कर रहे थे जिसके पीछे उनकी हिंदू मुस्लिम जनता एक थी। इसीलिए इन्होंने अपनी कैद को बहार के मौसम में कैद कहा था। सारी उम्र अंग्रेज की क्रिकेट खेलने वाले हमारे बनाए गए वज़ीर आज़म इमरान खान नियाजी ने एक बार कहा था कि बहादुर शाह जफर ने चूड़ियां पहनी हुई थी। जर्मनी और जापान के बॉर्डर को एक साथ बताने वाले जनाब इमरान खान नियाजी को शायद उनके किसी वजीर ने नहीं बताया कि कामयाबी की सुबह देखने के करीब पहुंची ये जंग एक नियाजी की गद्दारी की वजह से ही हार की उदास शाम में ढली थी। 82 साल के बहादुर शाह जफर के वजीर आज़म हकीम एहसन अल्लाह खान नियाजी ने गद्दारी करते हुए अंग्रेज को वो ठिकाना बता दिया था जहां बहादुर शाह जफर ने मोर्चा संभाला हुआ था। आज बेशक खेल को खेल समझकर खेलने की बजाय एक दूसरे को गालियां देते हुए हार का गम या फतह का जश्न मनाएं, लेकिन थोड़ी सी शर्म करते हुए आज के दिन अपने उस बूढ़े मोहसिन बादशाह को भी याद करके दुआ दे ही लेनी चाहिए जो हमारे लिए लड़ा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं झुका और आखिर अंग्रेज मेजर जनरल सीबी के हुक्म पर चीफ कमिश्नर पंजाब जॉन लॉरेंस की हदायत के मुताबिक यूरोपियन फौजी कमीशन ने 27 जनवरी 1857 को दिल्ली में जमा होकर लाल किले में दिन के 11 बजे बहादुर शाह जफर के मुकदमे की समाअत की थी। बहादुर शाह जफर को पालकी में बिठाकर 60वें राइफल्स के जवानों की हिरासत में फौजी अदालत में पेश किया गया था। 82 साल का ज़ईफ, कमज़ोर, नातवां, बूढ़ा शहनशाह इस बादशाह को एक कैदी की हैसियत से 1.5 घंटे तक खड़ा रखा गया था। 3 इल्ज़ाम लगाए गए थे
کہ آپ نے دہلی میں باغیوں کی مدد کی، ہندوستانی عوام کو جان بوجھ کر جنگ اور بغاوت میں دھکیلا، یورپین عوام کا قتل عام کیا۔ یہ مقدمہ 21 دن تک چلتا رہا۔ ہر روز 1.5 گھنٹہ بادشاہ کو کھڑا کیا جاتا تھا۔ 9 مارچ کو فیصلہ ہوا۔ 29 مارچ 1857 کو بہادر شاہ ظفر کو قومی مجرم قرار دے کر بدترین مثال قائم کی گئی تھی اور رنگون بھیج دیا گیا، جہاں 2 نومبر 1862 کو وہ مردہ پائے گئے۔ آج کرکٹ ٹیم کا جشن منائیے اور یہ بھی یاد رکھیے، دہلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے حساب قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور ہندو بھی مسلمان بھی سب کو بے حساب انگریزوں نے مارا۔ ہندوستانیوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے توپ چلا دی جاتی تھی، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ جاتے تھے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ بہت سے مسلمانوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں، کاروبار ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ جلد ہی انگریز فوج نے قتل و غارت میں فرقہ وارانہ رنگ، یعنی کہ اس کو مذہب کی طرف موڑ دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی یہاں سے انگریز نے اختیار کرنی شروع کر دی۔ دفتروں میں انہیں چپڑاسی، چوکیدار یا باورچی جیسے کام ملتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں، نوکریوں میں جب اشتہار آتا تھا تو یہ واضح لکھا ہوتا تھا کہ مسلمان اس عہدہ کے، اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں۔ مسلمان علماء یعنی مولویوں نے انگریزی زبان پڑھنے اور سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ زبان نہیں سیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ترقی نہیں کر سکے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہاں اس خطے میں نفرت بانٹی، وہیں اس قوم کو لڑنے کے لیے کرکٹ بھی تحفے میں دے دی، اور آج ہم اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے دیے گئے تحفے کو تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے اس بادشاہ کو اس کے جنم دن کے موقع پر یاد بھی نہیں کرنا گوارا کرتے، جس نے اور جس کے خاندان نے اپنی جانیں اور عزت بھی ہمارے لیے قربان کر دی تھی۔